ससुराल में सौतेली बहन ने किया बंटवारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी ड्रेस पहन ली। तुम जानती भी हो ये ड्रेस कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तुमने तो ये ड्रेस पहनकर इसकी सारी लुक ही खराब कर दी है। क्या हुआ संजना बेटा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? माँ देखो ना, इस काली ने मेरी इतनी महंगी ड्रेस पहन ली। ये ड्रेस मैंने कॉलेज के फंक्शन के लिए खरीदी थी। अब मैं इस ड्रेस को कैसे पहनूंगी? क्यों री, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की ड्रेस पहनने की? माँ आज तक पिताजी जो भी हम दोनों के लिए कपड़े लेकर आए हैं, उनमें से जो भी संजना को पसंद आया वो मैंने बिना कुछ कहे संजना को दे दिया। लेकिन अगर आज मैंने संजना की ड्रेस पहन ली तो क्या हुआ? मेरे पास कॉलेज के लिए कोई ड्रेस नहीं है। ये ड्रेस मैंने बेड पर रखी देखी तो मैंने इसे बस ट्राई किया था, मेरे पर कैसी लगेगी। अगर मुझे ये लेनी होती तो मैं संजना से पूछ कर ही ले लेती। और माँ आप क्यों हमेशा मेरे रंग को लेकर मुझे ताने दिया करती हो? क्या सांवला होना कोई पाप है? बड़ी जुबान चल रही है तेरी। चुपचाप से ड्रेस उतारकर मेरी बेटी को वापस दे दे, वरना तेरे शरीर से ये ड्रेस की जगह चमड़ी खींचकर निकाल दूंगी। संजना और पूजा दोनों सौतेली बहनें होती हैं। पूजा की माँ सरस्वती की मृत्यु जब पूजा 7 साल की थी तभी हो गई थी। पूजा की माँ की मृत्यु के बाद पूजा को कभी माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए पूजा के पति महेश ने कोयल से शादी कर ली। लेकिन कुछ ही दिनों में कोयल ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। संजना के जन्म के बाद तो कोयल पूजा से बस नफरत करने लगी थी। अपनी माँ को देख देख कर संजना भी पूजा से नफरत करती थी। कोयल और संजना ने कभी भी पूजा को प्यार नहीं दिया। पूजा हमेशा एक माँ और बहन के प्यार के लिए तरसती रही। अजी सुनती हो, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। शहर के सबसे अमीर और रईस खानदान से हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया है। अगर ये रिश्ता पक्का हो गया ना तो हमारी बेटी तो बड़े ठाट बाट से रहेगी। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। मैं भी जाकर संजना को ये खुशखबरी देकर आती हूँ। ये खुशखबरी संजना को ही नहीं बल्कि पूजा को भी बता दो, क्योंकि पूजा और संजना दोनों के लिए ही रिश्ता आया है। मेरी दोनों बेटियों की शादी इतने बड़े और अच्छे परिवार में होगी तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? शादी के बाद मेरी संजना बिल्कुल भी खुश ना रहे? आप उन्हें कह दीजिएगा कि हम अपनी संजना का ही रिश्ता करवाएंगे, ना कि पूजा का। शादी के बाद पूजा के लिए कोई भी रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर दीजिएगा। कोयल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? संजना और पूजा दोनों ही मेरी बेटी हैं और मैं अपने किसी एक बेटी के साथ दूसरी बेटी के लिए बुरा नहीं कर सकता, समझी? अगर शादी होगी तो दोनों बहनों की एक साथ होगी, वरना दोनों की ही नहीं होगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब महेश के आगे किसकी ही चलने वाली थी, इसलिए कोयल को ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। कुछ ही महीनों में महेश संजना और पूजा की शादी बड़े ही धूमधाम से करवा देता है। शादी के बाद ससुराल वाले पूजा और संजना को बड़े ही प्यार से स्वागत करते हैं। पूजा और संजना की सास कविता बहुत ही अच्छी होती है और अपनी दोनों बहुओं को एक सा प्यार करती है। पूजा घर की बड़ी बहू होती है, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी और घर की चाबी पूजा के पास ही रहती है, जिसे देखकर संजना को पूजा से जलन होने लगती है और अब वो धीरे धीरे अपनी सास के कान भरना शुरू कर देती है। तुम ये चाय माँ जी के लिए बना रही हो? तुमने तो इसमें चीनी ही नहीं डाली। हाँ संजना, ये चाय मैं माँ जी के लिए ही बना रही हूँ। तुम्हें पता है कि माँ जी को शुगर है और वो शुगर फ्री चाय पीती है, इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल चीनी नहीं डाली। मैं तो भूल ही गई थी। ये चाय मुझे दे दो, मैं माँ जी को दे आऊंगी। तुम्हें तो किचन में और भी काम है, तुम वो काम कर लो। संजना के कहने पर पूजा संजना को चाय दे देती है। संजना के पास अच्छा मौका होता है अपनी सास की नजरों में पूजा को गिराने का, इसलिए वो चुपके से चाय के अंदर काफी सारी चीनी मिला देती है। जैसे ही कविता उस चाय को पीती है तो वो गुस्से से तिलमिला उठती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये चाय है या चाशनी? घर में सबको पता है कि मुझे शुगर है, फिर भी मेरी चाय में इतनी चीनी किसने डाली? माँ जी, ये चाय मैंने नहीं बल्कि पूजा ने बनाई है। लगता है उसी ने आपकी चाय में चीनी डाला होगा। वो आपको मार कर इस सारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। मैं तो कह रही हूँ अभी भी टाइम है, बंटवारा कर दो, वरना एक दिन वो सांप की तरह कुंडली मारकर आपकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगी। देखा नहीं आपने कि कैसे जेठ जी पूरा दिन पूजा पूजा करते रहते हैं। बात तो ठीक कह रही है संजना बहू, मैं आज ही वकील से बात करके इस घर का बंटवारा कर देती हूँ। कविता जल्दी से अपने खानदानी वकील को बुलाती है और घर का बंटवारा कर देती है। बंटवारा करने की वजह से संजना के पास तो घर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता है जिसमें वो आराम से रहती है। लेकिन पूजा के पास सिर्फ एक छोटा सा मकान और खेत आता है। लेकिन पूजा इसमें भी खुश होती है और अपने पति कृष्णा के साथ गरीबी में भी
खुशी से जी रही होती। अब संजना को घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ तिजोरी की चाबी भी मिल चुकी थी, जिस वजह से संजना दिन रात पैसे पानी की तरह खर्च करती और घर का एक काम भी नहीं करती। अब धीरे धीरे कविता संजना से परेशान होने लगी थी। ये क्या तरीका है, सारे कपड़े ऐसे ही फैले हुए हैं, सारा किचन गंदा पड़ा हुआ और तू यहाँ पर सोफे पर लेटे लेटे मजे से फोन चला रही है। माँ जी, मैंने आज तक अपने घर में एक भी काम को हाथ नहीं लगाया, तो मुझसे किसी भी काम को करने की उम्मीद मत रखिएगा। अगर आपको इन चीजों से इतनी परेशानी है तो भगवान ने आपको भी तो दो दो हाथ दिए हैं, आप उनका इस्तेमाल करके सारा काम कर लीजिए। और सारा काम खत्म हो जाएगा तो प्लीज मेरे लिए जूस ले आइएगा। संजना की बात सुनकर कविता को अपनी की गई गलती का बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो बंटवारे की बात सोच सोच कर परेशान होने लगती है। अभी सारा काम कविता को ही करना पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन इतनी उम्र में घर के कामकाज करने की वजह से कविता को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन संजना को इस बात का कुछ पता ही नहीं होता, वो तो सिर्फ अपने मोबाइल में बिजी होती है। लेकिन जैसे ही पूजा अपनी सास को ऐसे देखती है तो वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। जब सारी बात सभी परिवार वालों को पता चलती है तो सारा परिवार हॉस्पिटल पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में कविता को भी होश आ जाता है, जिसके बाद कविता पूजा से माफी मांगती है। पूजा बहू, मुझे माफ कर दे। संजना की बातों में आकर मैंने घर का बंटवारा किया और तुझे गलत समझा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। जिस बहू को मैंने इतना प्यार दिया उसी की वजह से ही आज मेरी ये हालत है। पूजा बहू, तू वापस घर आ जा और अपनी सारी जिम्मेदारियों को संभाल। और संजना, तू जैसी बहू से अच्छा है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूं। अभी के अभी अपना सामान उठा और निकल जा मेरे घर से। नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? समाज में तो मेरी बदनामी हो जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज माँ जी, संजना को माफ कर दीजिए। अभी वो छोटी है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं समझ पा रही है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ वो ये सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझेगी। मैं अपनी बहन का घर यूं उजड़ता हुआ नहीं देख सकती। पूजा के समझाने पर कविता समझ जाती है और संजना को माफ कर देती है। आज पूजा की वजह से ही संजना का घर उजड़ने से बचता है, जिसे देखकर संजना को अब अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो पूजा से माफी मांगती है। जिसके बाद अब वो दोनों सौतेली बहनें सगी बहनों की तरह रहते हैं। महेश जी, अब आप ही बताओ, कोई भी हमारी लड़की से रिश्ता नहीं करना चाहता। इस गांव के सब लोगों को पता है कि हमारी बेटी किन्नर है। फिलहाल तो राजवती, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं भगवान हमारे साथ ये कौन सा खेल खेल रहा है। इस लड़की की वजह से हमारे पूरे गांव में बदनामी भी हो गई है। हर कोई हमें यही कहता है कि मैं किन्नर का बाप हूँ। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कुछ सोचा है, क्यों ना हम दूसरे गांव में जाकर अपनी बेटी का किसी अच्छे घर में रिश्ता कर देते हैं। इसके चलते वो खुश तो रहेगी ही, ऊपर से हमारा पीछा भी इससे छूट जाएगा। बोलो, क्या आप इसके लिए तैयार हो? तभी महेश को किसी के बारे में याद आता है और वो फोन उठाकर बात करने लगता है। अरे राणा साहब, मैं बोल रहा हूँ महेश। आपने मेरी बेटी को तो देखा ही था जब पिछली बार मैं आपके यहाँ आया था। आप अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। ये बात मुझे उसी समय बोल देनी चाहिए थी, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ। मेरी बेटी कुंवारी है, संस्कारी है और सुंदर भी है। अगर आप चाहो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। फोन की दूसरी तरफ से राणा बोलता है। अरे महेश बाबू, तुम तो हमारे भाई साहब जैसे हो और तुम रिश्ते की बात कर रहे हो, तो फिर लड़की बहुत अच्छी ही होगी। मैं रिश्ते के लिए तैयार हूँ। दोनों परिवार में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, लेकिन अंजलि के किन्नर होने की बात वो इस बीच में दबा देते हैं, जिसके चलते अंजलि को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत किसी झूठ से ना करे। लेकिन समय जल्दी बीतता है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अविनाश अंजलि से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अंदर आओ बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अंजलि की जेठानी काव्या उसकी आरती उतारती है, जिसके बाद शादी की कुछ और रस्में हो जाती हैं और अविनाश अंजलि को अपने कमरे में ले आता है। अब से तुम इस घर की छोटी बहू हो और इस घर पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना कि बड़ी भाभी का। वैसे मैं जानता हूँ कि बहुत ही कम समय में हम दोनों की शादी हो गई, इसलिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं चाहता। अगर तुम चाहो तो पहले हम दोनों दोस्त बनकर रह सकते हैं। अविनाश की ये बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अविनाश से कहती है, मैं तो एक ऐसा रिश्ता शुरू कर रही हूँ जिसकी शुरुआत ही झूठ की बुनियाद पर हुई है।
मुझे माफ कर दीजिए अविनाश जी। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं ये झूठ के सहारे अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। कौन सा झूठ? कैसा झूठ? तुम किस झूठ की बात कर रही हो? मुझे सब कुछ सच जानना है। अंजलि अपने किन्नर होने का पूरा सच बता देती है, जिसे सुनकर अविनाश को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अंजलि इतनी सुंदर थी कि उसके किन्नर होने की संभावना कोई बता ही नहीं सकता था। वहीं अविनाश को उसकी खूबसूरती से प्यार हो जाता है और सच बोलकर अंजलि खुद ही उसका दिल जीत लेती है। तुम किन्नर हो तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। ये सुनकर अंजलि को बहुत खुशी मिलती है। वो अपनी सुहागरात बहुत अच्छे से मनाते हैं। अगले दिन सुजाता और काव्या दोनों अंजलि की पहली रसोई की रस्म पूरी करवाते हैं, जिसमें अंजलि अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाती है। गाजर का हलवा घर के सभी सदस्यों को बहुत स्वादिष्ट लगता है, जिसके चलते अंजलि यहाँ भी सबका दिल जीत लेती है। लेकिन तभी घर पर एक पंडित आते हैं। अरे आओ पंडित, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अरे बहन जी, मुझे माफ करना, मैं कुछ समय के लिए यहाँ से बहुत दूर गया था किसी जरूरी काम से। अब मैं तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, ये देखिए। पंडित की बात सुनकर सुजाता और काव्या हंसने लगती हैं। पंडित जी, ये सब छोड़िए, ये देखिए कितना स्वादिष्ट गाजर का हलवा है। पहले ये खाइए, फिर हम आपको कुछ बताते हैं। काव्या अंजलि के हाथों का गाजर का हलवा पंडित को खिला देती है, जिसके बाद वो अंजलि के बारे में पंडित को बताते हैं। जैसे ही अंजलि पंडित के सामने आती है, पंडित उसे पहचान लेता है और वो हैरान होते हुए अंजलि के पूरे ससुराल वालों को अंजलि की हकीकत के बारे में बताता है। अनर्थ हो गया बहन जी, अनर्थ हो गया। ये तो दूसरे गांव की लड़की है। अरे ये कोई लड़की नहीं बल्कि किन्नर है, किन्नर। आप एक किन्नर लड़की से अपने बेटे की शादी करवाकर उसे घर में ले आई हो। आपको इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया? ये सुनते ही सुजाता का खून खौलने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो गुस्से में सबसे पहले अंजलि के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है, जिसके चलते अंजलि रोने लगती है और रोते हुए वो अपनी सास को अपनी पूरी सच्चाई बताती है। माँ जी, हमें माफ कर दो, ये सब मेरे माता पिता ने किया है। मेरी शादी नहीं हो रही थी और वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आप लोगों के घर में झूठा रिश्ता कायम करके रहूं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू किन्नर होकर इस घर की बहू बन गई। बेटा, तू इस घर की बहू तो बन गई, लेकिन तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अब तुझे मैं इस घर के अंदर रोज रोज तड़पाऊंगी, ताकि तू खुद एक दिन परेशान होकर इस घर को छोड़कर चली जाए। ये मेरा तुझसे वादा है। सुजाता अपनी बहू अंजलि को धमकी देकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से काव्या और सुजाता दोनों ही अंजलि का जीना दुश्वार कर देती हैं। वो सुबह शाम उसी से घर के सारे काम कराती और खुद घर की मालकिन बनकर रहती हैं। इसी बीच काव्या गर्भवती हो जाती है। माँ जी मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हो। मैं गर्भवती हूँ। अरे बहू, ये बोलकर तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अब मैं तुझे क्या बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम कोई तो है इस घर में जो इस घर के वंश को आगे बढ़ा सकता है, वरना तो लोग यहाँ झूठे रिश्ते लेकर जबरदस्ती से रहने लगते हैं। सुजाता की ये बात सुनकर अंजलि को बहुत ठेस पहुंचती है और वो रोने लगती है। लेकिन इस बीच अंजलि काव्या की गर्भावस्था में उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन काव्या उसे कुछ भी नहीं समझती, सिवाय एक घर की नौकरानी के। एक दिन काव्या जानबूझकर फर्श पर सब्जी बिखेर देती है। ओह हेलो किन्नर, यहाँ वहाँ क्या घूम रही हो? देखो यहाँ पर सब्जी गिर गई, इसे साफ कर दो। अंजलि पोछा लगाकर गिरी हुई सब्जी को साफ कर रही होती है। तभी काव्या उसके हाथ पर पैर रख देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। इसी प्रकार काव्या उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती है। देखते ही देखते 9 महीने पूरे हो जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन काव्या एक बहुत ही सुंदर और प्यारे से बेटे को जन्म देती है। जब वो हॉस्पिटल से अपने बच्चे के साथ घर लौट आती है तो उसके घर पर कई सारे किन्नर बधाई देने आते हैं। अरे बहन, ऊपर वाला तेरे बालक को लाख दुआएं दे और तुझे हमेशा स्वस्थ रखे, तेरा बच्चा भी स्वस्थ रहे। सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में, एक सुंदर मम्मी हाँ जी, एक सुंदर लल्ला हाँ जी, तेरा लाल बना रहे, खूब बड़ा हो, कामयाब हो। वह सारी किन्नरें काव्या के बच्चे को बहुत सी दुआएं देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें सुजाता और काव्या बधाई में ढेर सारे पैसे और सोना चांदी भी देती हैं।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग हमें बधाई ना दो तो हम तो जीने लायक ही ना रहे। आपकी वजह से हमारा घर चलता है और हम लोग जीवित रहते हैं, वरना इस समाज में तो लोगों ने हमारी कोई जगह ही नहीं छोड़ी। उनकी ये सारी बातें सुनकर सुजाता को अपनी बहू अंजलि के बारे में याद आता है, जिसके चलते सुजाता को अपनी गलती का पछतावा होता है। मैंने अपनी बहू के साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंजलि बहू, मुझे माफ कर दे। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हुआ है। आज से तुम इस घर की बहू हो, और हाँ, अगर तुम इन लोगों के साथ जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। अरे माँ जी, मैं तो बहुत पहले से ही इन सब के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने जाने ही नहीं दिया। अब आप बोल रहे हो तो मैं इनके साथ चली जाती हूँ, जहाँ मुझे इज्जत और सम्मान दोनों मिलेंगे। तभी अंजलि का पति उसे रोकता है। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम यहीं रहोगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अंजलि, प्लीज मत जाओ। हाँ बहू, रुक जा। जिसका इतना प्यार करने वाला परिवार हो, वो कैसे उसे छोड़कर जा सकता है। अंजलि सबसे गिले शिकवे मिटाकर किन्नरों का शुक्रिया अदा करती है और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।